Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 28th of April 2023. तो गाइज आज है तारीख 28 अप्रैल 2023 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे ये वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में जरूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं। इसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट के न्यूज आर्टिकल्स को भी प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। उसको मिस करोगे तो समझ लेना बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हो, क्योंकि लास्ट में आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनना, लास्ट में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और आपका जो भी स्कोर आता है उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से लिख कर जाना। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है। वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा, यहां से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। वहां पे जाके फिर से लिखना होगा दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहां पे 12,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं सेशन को। कई सारे आर्टिकल्स है जिसको हम टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे, यानी कि उतनी बात जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। सबसे पहला आर्टिकल है इंसुलिन शॉक के बारे में। अब ये इंसुलिन शॉक क्या है, क्यों है चर्चा में, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्यों है चर्चा में ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि इंसुलिन शॉक क्या है। वैसे चर्चा में इसलिए है क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो स्कूल के यहाँ पे कुछ टीम ऑफ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हाल ही में एक प्लेयर को आइडेंटिफाई किया है। वो क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं इस इंसुलिन शॉक जैसी प्रॉब्लम को रोक सकता है। तो इस वजह से ये चर्चा में है। मैं आपको पहले डायरेक्टली बताऊंगा कि एग्जैक्टली इंसुलिन शॉक है क्या, क्योंकि एग्जाम में ये टर्म पूछी जा सकती है, क्योंकि बैकग्राउंड डेटा से ही हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो आपने ब्लड शुगर लेवल के बारे में पढ़ा होगा, है ना, जो शुगर हो जाता है किसी को। तो शुगर के भी दो प्रकार देखने को मिलते हैं। एक बार किसी के अंदर शुगर हाई रहता है, किसी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो लो रहता है ना। अभी इसके बारे में और डिटेल्स आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो जो इंसुलिन शॉक है ये तब होता है जब किसी पर्सन के ब्लड में, किसी पर्सन के खून के अंदर में इंसुलिन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, और इसी की वजह से क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। और हाइपोग्लाइसीमिया को ही हम लोग लो ब्लड शुगर बोलते हैं। तो लो ब्लड शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन में क्या होता है, ब्लड के अंदर इंसुलिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर ये ठीक नहीं किया गया, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं चला लंबे समय तक, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ये गंभीर चिंता बन सकता है, प्लस उस इंसान की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। साथ ही साथ यहां पर बोला जाता है कि ये ना लोगों में डायबिटीज के फॉर्म में बनकर आता है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज की तरह ये लोगों के बॉडी के अंदर में बनकर आता है। ठीक है। अब ये जो इंसुलिन शॉक वाली कंडीशन है, लो ब्लड शुगर वाली, इसमें कुछ वार्निंग साइंस भी हैं, जैसे थकावट हो जाना, शरीर का कांपना, है ना, और भी बहुत सारी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो जब हम लोग बात करते हैं बॉडी के ग्लूकोज लेवल की, तो जो हाइपोग्लाइसेमिया है इसको बोलते हैं लो शुगर वाली कंडीशन, और जब हाई शुगर होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। दोनों के वर्ड्स में डिफरेंस है। जब हाई शुगर लेवल होगा बॉडी का तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया बोला जाता है, लो शुगर लेवल होगा तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोला जाता है। नॉर्मल शुगर तो ऑब्वियस ही बात है, ये हमारा एक नॉर्मल लेवल का कंडीशन हो जाता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब क्या होता है, हाई शुगर, जब यहाँ पर किसी के ब्लड में हाई शुगर हो, ठीक है, हाई इन जो बेसिकली यहाँ पर ग्लूकोज लेवल हो। और हाइपोग्लाइसीमिया बेसिकली लो शुगर की हम लोग बात करते हैं। तो जब भी लो शुगर होगा तो इससे भूख ज़्यादा लगना, शरीर के अंदर में बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हो कम जो कांपता है शरीर वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, प्लस बहुत सारा पसीना निकल जाना, थकान हो जाना, है ना, और जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज तेज चलना, शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, सर में दर्द होना, इरिटेशन होना। तो बेसिकली यहाँ पर ये सारे के सारे आपको लो ब्लड शुगर लेवल में दिखाई पड़ते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, अगेन जो हंगर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, थकान बहुत लगने लगती है, जो खाल है वो बिल्कुल सूखने लगती है, और हमेशा जब भी खाना खाओगे उसके बाद तुरंत बहुत ज़्यादा गहरी नींद आने लगती है। तो वो यहाँ पर हाई ब्लड शुगर वाली कंडीशन के अंदर में आता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब बात करते हैं डायबिटीज़ की। इंसुलिन शॉक क्या है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया। इंसुलिन शॉक बेसिकली लो ब्लड शुगर वाली कंडीशन को हम लोग बोलते हैं।
अब हम लोग बात कर रहे थे डायबिटीज़ की। ये बेसिकली कहीं ना कहीं डायबिटीज़ क्रिएट कर सकता है। डायबिटीज़ मतलब आपको पता ही है, जो शुगर हो जाता है इंसान को। डायबिटीज़ ही बेसिकली यहाँ पर एक क्रोनिक डिजीज़ है, एक ऐसी बीमारी जो कि कैसे होती है, जब बॉडी का पेनक्रियास जो होता है ना, वो इंसुलिन को बनाना बंद कर देता है, या फिर यहाँ पर जो इंसुलिन बनता है उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाता। अब ये क्या मतलब है, देखो इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पर ये बॉडी का स्ट्रक्चर है। हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है पेनक्रियास, ये जो आप देख रहे हो ना, जिसको मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ, ये पीछे स्किन कलर का जो नज़र आ रहा है, ये है पेनक्रियास। इस पेनक्रियास का काम क्या होता है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करना, और वो जो इंसुलिन है वो आपके बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये जो पेनक्रियास है ये इंसुलिन को बनाना बंद कर देगा, या जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है उसका यूज़ करना बंद कर देगा, उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हो तब बॉडी के अंदर में डायबिटीज़ वाली सिचुएशन आ जाती है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इतनी देर से हम इंसुलिन कर रहे हैं, ये इंसुलिन होता क्या है। देखो, इंसुलिन बेसिकली एक प्रकार का हार्मोन है जो कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को, यानी ब्लड के शुगर लेवल को रेगुलेट यानी कंट्रोल करने का काम करता है। अगर ये प्रॉपर मात्रा में प्रोड्यूस ना हो, या अगर इसका प्रॉपर यूज ना हो, तो इससे ग्लूकोज लेवल में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कभी कम यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर प्रॉपरली इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है बॉडी के अंदर में, या इंसुलिन का प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता है, तो उससे जो ब्लड शुगर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है किस कारण की वजह से, जिसको हाइपरग्लाइसीमिया बोला जाता है। और इंसुलिन शॉक क्या होता है, वो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यानी कि लो ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, वो हाइपोग्लाइसेमिया होता है। अब डायबिटीज़ में भी दो प्रकार देखने को मिलते हैं, एक है टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसमें क्या होता है, ये वाला जो प्रकार है, इसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, वो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को बर्बाद कर देता है। जो सेल्स इंसुलिन बनाने का काम करते हैं ना हमारे पेनक्रियास में, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं इंसुलिन बॉडी में बनना बंद हो जाएगा, और ये इन सेल्स को जो इंसुलिन बनाते हैं उनको बीटा सेल्स के नाम से हम बोलते हैं। तो जब इम्यून सिस्टम बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, तब टाइप 1 वाली डायबिटीज़ की कंडीशन आएगी। और इसमें होगा क्या, हमारी बॉडी बहुत कम या ना के बराबर इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रही होगी, और वो जब इंसुलिन प्रॉपर बॉडी के अंदर में होगा नहीं, तो वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सिंपल बात हो गई। और ये जो टाइप 1 वाली डायबिटीज़ है, ये खासकर बच्चों में दिखाई पड़ती है। इसको हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, यूरिन ज़्यादा होना, प्यास बहुत लगना, भूख लगना, वेट कम होना, तो इस प्रकार के यहाँ पर कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं। समझ गए, टाइप 1 डायबिटीज़ यहाँ पर क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है, ये यहाँ पर आपको एक क्लैरिटी जो है मिल चुकी होगी। आगे आते हैं उसके बाद में। अब देखो यहाँ पे ना, टाइप 1 डायबिटीज हमने पढ़ लिया, बच्चों में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, जो नॉर्मल पर्सन है सभी लोगों में, मतलब जो ज़्यादातर कॉमन डायबिटीज़ के केसेस होते हैं ना, वो टाइप 2 वाली डायबिटीज़ के केस होते हैं। टाइप 1 में क्या हो रहा था कि बॉडी इंसुलिन को बनाना बंद कर रही थी। इंसुलिन को बनाने बंद करने के पीछे का कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे बीटा सेल्स को बर्बाद कर देता है, और उन बीटा सेल्स का काम क्या था, इंसुलिन को बनाना। अब इंसुलिन बनेगा नहीं तो बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कैसे रेगुलेट होगा, कैसे कंट्रोल होगा, तो वो था टाइप 1 वाला केस। टाइप 2 में क्या होता है, बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस तो कर रही होती है, मतलब पैंक्रियास इंसुलिन को बना तो रहा होता है, लेकिन वो प्रॉपरली यूज नहीं हो पाता है। जब वो प्रॉपरली यूज नहीं होगा तब वो टाइप 2 वाली डायबिटीज़ के केस में आएगा। जब प्रॉपरली जो इंसुलिन है वो यूज नहीं होगा, तो मतलब ब्लड शुगर लेवल अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो वो टाइप 2 वाली डायबिटीज़। और ये ज़्यादातर कॉमन वाली जो डायबिटीज़ है वो देखने को मिलती है। समझ गए। चलो अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है आर्टसेंस डिवाइस के बारे में। यह जो डिवाइस आप देख रहे हो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और ये डिवाइस जो है काफ़ी चर्चा में है। अभी क्या हुआ है ना, हमारा जो IITM है, IITM मतलब मद्रास का जो IIT है, उसके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने हाल ही में एक डिवाइस बनाया है जिसको नाम दिया गया है आर्टसेन। ये जो डिवाइस है ये क्या करेगा, ये बेसिकली हमारे हेल्थ के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स देगा, प्लस यहाँ पे जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स है जिसके थ्रू यहाँ पे खून हमारी बॉडी के अंदर में दौड़ रहा है, उनके बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स देने का काम करेगा। और जब उनकी मतलब पूरी तरह से जांच करेगा ना, ब्लड वेसल्स के बारे में रिसर्च करेगा, हेल्थ के बारे में और डिटेल से पता लगाएगा, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, ये भी पता लगा सकता है कि अगर किसी इंसान को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, यानी उसके हार्ट से संबंधित, दिल से संबंधित कोई बीमारियां हैं, तो उसको भी वो पहले बता सकता है, अर्ली स्क्रीनिंग कर सकता है ये डिवाइस। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं उनका डायरेक्टली जो कनेक्शन है वो ब्लड वेसल्स के साथ में देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर ब्लड को लेकर पूरे बॉडी में ट्रैवल करती हैं हमारी, ठीक है, जो खून वाले पाइप हैं।
बात क्लियर हुई। अब हम लोग आर्ट्स एंड डिवाइस के बारे में बात करते हैं। डिवाइस क्या है, देखो ये डिवाइस ना क्या करेगा, हेल्थ के बारे में प्लस जो ब्लड वेसल्स है उनकी एज के बारे में पता लगाएगा, और साथ ही साथ में कोई अगर किसी को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी हार्ट से संबंधित बीमारियां तो उनके बारे में पता लगाएगा, उसके बारे में बहुत पहले इंफॉर्मेशन देने का काम करेगा। क्योंकि बोला जाता है कि ये बहुत आसान है और आप इसको रेगुलर बेसिस पर बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो। मेडिकल चेकअप आराम से किया जा सकता है और किसी भी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। नॉन एक्सपर्ट पर्सन भी यहाँ पे बहुत आराम से किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी हेल्थ के बारे में पता लगा सकता है, जो खून के पाइप है उनके बारे में पता लगा सकता है। अब जब ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो दो प्रकार के वेसल्स होते हैं, आर्टरी और वीन। ये आपने कई बार पढ़ा होगा। आर्टरी और वीन जो है यही हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं। क्लियर हो गया, आगे आते हैं। अब ये आर्टसन करेगा क्या, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया आर्टसन क्या करेगा। ये बेसिकली यहां पर देखेगा कि हमारे वेसल में जो हमारा ब्लड वेसल है ना, तो उसके अंदर में जो प्रोटीन लेवल है वो कैसे चेंज हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसका पूरा आंकलन ये करने वाला है। तो इस डिवाइस का मेन काम यह होगा, ठीक है। तो इस डिवाइस का मेन काम क्या होगा कि जो हमारे प्रोटीन लेवल के चेंजेस हो रहे हैं हमारे ब्लड वेसल वॉल के अंदर में अलग अलग बीमारियों की वजह से, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसका असर क्या पड़ेगा, वो यहाँ पर इसके बारे में जानकारी देगा। ये जो डिवाइस है इसको जैसे कि आपने देखा होगा जब बीपी वगैरह मेजर किया जाता है ना, तो इस प्रकार का जो डिवाइस है वो यूज़ किया जाता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार का यहाँ पर ये जो डिवाइस है जो कि आप आर्म या नेक के ऊपर लगा सकते हो और उसके बेसिस पर अपनी जो आर्टरी है बॉडी के अंदर में जो ब्लड वेसल्स हैं उसको डिटेक्ट कर सकते हो, उसकी जाँच कर सकते हो। क्लियर हो गया, चलो आगे आते हैं उसके बाद में। अब ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती क्या है जिसके बारे में जानकारी देगा। नाम से तो चल रहा है जो हमारी हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उसी को हम लोग यानी दिल से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसी को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बोलते हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टली हमारे हार्ट या ब्लड वेसल्स को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। उसके बाद में बोला यह जाता है कि ज़्यादातर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में होता क्या है, देखो होता यह है कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं ना उसके अंदर में एथरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो फैट है वो डिपॉजिट हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी आर्टरी हो गई, इसका काम क्या है, खून को लेकर जाना, खून को लेकर जाने का काम कर रही है। खून इस वाली आर्टरी के अंदर में ट्रैवल कर रहा है। अब अगर इस प्रकार से जो हमारी आर्टरी है उसके बीच में जो फैट है वो डिपॉजिट हो जाएगा तो क्या खून सही से फ्लो हो पाएगा, नहीं फ्लो हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पर इससे क्या होगा, बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, समझ गए। साथ ही साथ बोला जाता है अगर आर्टरीज के ऊपर में इस ब्लड वेसल को अगर डैमेज होता है कहीं पर भी तो इससे डायरेक्टली ब्रेन, हार्ट, किडनी, आईज के ऊपर असर पड़ सकता है, क्योंकि ब्लड चोक हो जाएगा, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। और पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है तभी जाके हर जगह पर ऑक्सीजन पहुंचता है, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर यह ब्लड ट्रैवल करता है पूरी बॉडी के अंदर में, ठीक है। अब बोला यह जाता है कि जो ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है दुनिया भर में लोगों की मौत का। साल 2019 के अंदर में लगभग 17.9 मिलियन लोगों की जान गई थी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से। ये अपने आप में ही बहुत घातक है। इसमें से ज़्यादातर केस थे हार्ट अटैक के, स्ट्रोक के। वही कंडीशन यहाँ पर आ जाती है। ब्लड वेसल्स को यहाँ पर जब एक बहुत बड़ा झटका लगता है, डैमेज हो जाता है, ये सही से यहाँ पे बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है, पंप नहीं हो पा रहा है, समझ गए। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा देखने को मिली हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना दोस्तों वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है 2000 प्लस लाइक्स का, प्लीज़ आप उसको यहाँ पर अचीव करवा सकते हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इतना काम जरूर से करना। अगले आर्टिकल में एक बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे, BCAS ये चर्चा में है, दैट इज ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो बॉडी अभी न्यूज़ में आई है तो मैं आपको डायरेक्टली बॉडी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे बन सकता है। क्योंकि हाल ही में इन्होंने यहाँ पर जो सिक्योरिटी एडवाइजरी है वो यहाँ पर इशू करा है कि अगर कोई खतरा होगा तो कैसे यहाँ पर जो सिक्योरिटी उसको मेंटेन करना है हमें। कौन सी बॉडी ने बताया ये, BCAS ने, दैट इज ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने। तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी नाम से पता चल रहा है ये सिविल एविएशन के लिए काम करती है। यानी जो हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री है, जो एरोप्लेन है, इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी सारी एरोप्लेन कंपनियां हैं, एयरलाइन कंपनियां हैं, डोमेस्टिक लेवल पर कई सारी एयरलाइन कंपनियां हैं। तो उनके लिए यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर आना है ना, उनको पूरा प्रोसीजर फॉलो करवाना, वो सारा काम यहाँ पर BCAS का होता है। तो ये जो BCAS है इसको स्टार्टिंग में बनाया गया था, कह सकते हो कि एक सेल की तौर पर, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अंदर में एक छोटा सा सेल के तौर पर यहाँ पर इस BCAS को बनाया था जनवरी 1978 में। और ये ऐसे नहीं बनाया गया, एक कमेटी आई थी, पांडे कमेटी। पांडे कमेटी ने बोला था कि हमारे पास में इस प्रकार की एक बॉडी होनी चाहिए, तब जाके इस बॉडी को बनाया गया। इस बॉडी को बाद में फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया। पहले तो ये डायरेक्टरेट ऑफ जनरल सिविल एविएशन के अंडर में आती थी, बाद में जब इसको रीऑर्गेनाइज किया गया तो इसको एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बना दिया गया।
एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में आता है। ये बात है 1 अप्रैल 1987 की। तो आज के समय में BCAS के पास में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, वो क्या है कि जो भी हमारी सिविल एविएशन इंडस्ट्री है, यानी कि जो एयरलाइन इंडस्ट्री है, उसको लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर आना, प्लस उनकी सिक्योरिटी को लेकर काम करना, है ना। सिक्योरिटी को लेकर काम करना, चाहे वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हों, चाहे वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हों भारत के, सबको मैनेज करने का काम इसी बॉडी का है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर में। इसके 4 अलग अलग छोटे छोटे ऑफिसेस हैं। ध्यान रखना, आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं छोटे छोटे ऑफिसेस को लेकर। तो 4 ऑफिसेस कहाँ कहाँ पर हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के अंदर में। इसका फंक्शन क्या है ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। साथ ही साथ में इसका काम ये भी है कि उनकी सुरक्षा करना, जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उनकी सिक्योरिटी को लेकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लाना, और लाने के साथ साथ वो कैसे लागू हो रहे हैं, अच्छी तरीके से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसके ऊपर निगरानी रखने का भी काम ये BCAS करता है। अब मैंने आपको बोला यहीं पर एक बॉडी का नाम और आता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अंदर में ही पहले BCS एक सेल हुआ करता था, बाद में इसको इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया है। तो ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो अगेन ये बॉडी भी हमारी जो एयरलाइन इंडस्ट्री है इसकी फील्ड में काम करती है, और एक रेगुलेटरी बॉडी है। इसका काम है उस पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करने का काम करना। प्लस अगर हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री में कोई भी सुरक्षा को लेकर दिक्कत आ रही है, सेफ्टी इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको यहाँ पर लेकर ये DGCA डील करता है। ठीक है, तो DGCA का काम आपको समझ में आया कि हमारा जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उसके रेगुलेशंस प्लस सेफ्टी हो, वहाँ के कुछ स्टैंडर्ड्स रखना, वो सारा काम DGCA का है। DGCA क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग बॉडी के साथ में, इवन इंटरनेशनल लेवल की जो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ में मिलकर भी यहाँ पर काम करता है। DGCA का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर में, प्लस इसके कुछ छोटे छोटे रीजनल ऑफिस हैं दुनिया भर में। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है NTCWPC के बारे में। ये क्या है? यह है नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट। जो हमारे बंदरगाह होते हैं, वाटरवेज होते हैं, और जो हमारे कोस्टल रीजन है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो वहाँ के लिए एक नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर है ये। ठीक है, अब इस टेक्नोलॉजी सेंटर का काम क्या है वो आपको समझाऊंगा। तो NTCWPC ये जो बॉडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हुआ यहाँ पर यह है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज हैं, उन्होंने बोला है कि हम इसी प्रकार का एक सेंटर यानी नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो उसका उद्घाटन करेंगे। और वो जो नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर है वो किस चीज़ के लिए होगा? हमारे बंदरगाहों के लिए होगा, वाटरवेज के लिए होगा, जो पानी के रास्ते हैं उसके लिए, और प्लस कोस्टल रीजन्स के लिए उस पोर्ट को बनाएंगे, उस सेंटर को बनाएंगे। और ये जो टेक्नोलॉजी सेंटर है वो इन पोर्ट, वाटरवेज और कोस्ट का डेवलपमेंट के ऊपर फोकस रखेगा। ठीक है, तो ये क्या है? NTCWPC समझते हैं। देखो ये जो बॉडी है ना, इसको शिपिंग मिनिस्ट्री के अंदर में बनाया गया है। शिपिंग मिनिस्ट्री की बेसिकली एक फ्लैगशिप स्कीम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है सागरमाला प्रोग्राम। तो सागरमाला प्रोग्राम के तहत यहाँ पर इस बॉडी को बनाया गया है। अब सागरमाला प्रोग्राम क्या है? सागरमाला प्रोग्राम में आपको पता होगा हमारा मेन फोकस यह है कि जो भारत का ये पेनिनसुलर रीजन है, यानी कि भारत का जितना हिस्सा जो समुद्र के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है, उस एरिया पर पोर्ट वगैरह का डेवलपमेंट करना, वहाँ पे कनेक्टिविटी बनाना, नए नए बंदरगाह बनाना। तो ये काम यहाँ पे हमारा सागरमाला प्रोग्राम के अंदर में है। ठीक है, अभी मैं आपको सागरमाला के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूंगा। अभी यहाँ पे बात की जा रही है सागरमाला प्रोग्राम के तहत ही इस NTCWPC बॉडी को बनाया गया। इसका लोकेशन कहाँ पर है? इसको IIT में यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है, डिस्कवरी कैंपस एट चेन्नई इन तमिलनाडु। चेन्नई के अंदर तमिलनाडु में यहाँ पर इसको बनाया गया है। कॉस्ट लगभग 77 करोड़ के आसपास की लगी है, और ये काम करेगा एक टेक्नोलॉजी आर्म के तौर पर, यानी कि जो हमारे बंदरगाह हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, उनको अगर कोई टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए होगा तो वो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देने का काम करेगा ये बॉडी। इसका काम ये होगा नई नई टेक्नोलॉजीज को लेकर आना, उसको यहाँ पर अप्लाई करना, अगर किसी पोर्ट या शिपिंग सेक्टर के अंदर में कुछ चैलेंजेस हैं तो वहाँ पर सोल्यूशन देने का काम करना। ये सारा काम ये बॉडी काम करने वाली है। फिर उसके बाद मैंने बताया जैसे सागरमाला प्रोग्राम के अंदर इसको चलाया गया। तो सागरमाला प्रोग्राम क्या है? सागरमाला बेसिकली एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का। सागरमाला प्रोग्राम का जो मेन काम है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि पोर्ट से संबंधित, जो बंदरगाह से संबंधित विकास है उसको करना हमारे देश भर में। क्योंकि भारत का जो कोस्ट लाइन है, यानी कि भारत जो एक बहुत बड़ी बाउंड्री समुद्र के साथ में शेयर करता है, वो लगभग 7500 किलोमीटर की बाउंड्री है। ठीक है, तो बोला ये जा रहा है कि इस 7500 किलोमीटर की बाउंड्री को हम पूरी तरह से डेवलप कर सके, यहाँ का जो खासकर पोर्ट वगैरह है जगह जगह पर उनका डेवलपमेंट कर सके, प्रॉपरली मैरीटाइम ट्रेड रूट्स बना सके जहाँ से व्यापार हो सके। तो ये सारा काम यहाँ पर सागरमाला प्रोग्राम के तहत किया जाता है।
ठीक है। अब यहाँ पर सागरमाला प्रोग्राम से क्या होगा, जब कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाएगा, पोर्ट्स की कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है सामान बनकर कहीं से दूसरी जगह पर पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कम समय में सामान पहुंच जाएगा, तो लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है। तो सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर में, इस स्कीम के अंदर में 5 इंपॉर्टेंट पिलर हैं। वो इंपॉर्टेंट पिलर क्या है, नए नए पोर्ट्स को, नए नए बंदरगाह को बनाना, और कुछ जो पुराने बंदरगाह हैं उनको मॉडर्नाइज करना, पोर्ट की कनेक्टिविटी को बढ़ाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे करना, कोस्टल कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना, प्लस कोस्टल शिपिंग और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बनाना। ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये हमारा सागरमाला जो प्रोग्राम है उसका एक मेन मकसद है। ये मैंने आपको समझा दिया एग्जैक्टली कैसे कैसे काम किया जा सकता है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में जफर महल के बारे में डिस्कशन किया गया है, जो अभी आप पिक्चर में देख पा रहे हो, इवन आज जो आपने थंबनेल में देखा है वो भी यहाँ पर जफर महल के बारे में ही चर्चा की गई है। तो जफर महल चर्चा में क्यों है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दैट इज ASI, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि हम क्या करेंगे, जफर महल की सुरक्षा करने के लिए जो पूरा प्रोग्राम है वो स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ काम वगैरह यहाँ पर किया जाएगा। ये जफर महल बेसिकली साउथ दिल्ली के मेहरौली में आपको देखने को मिलेगा। अभी ये नाम कैसे पड़ा जफर महल, इसका इतिहास क्या था वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो, जो मुगल एम्पायर था पूरा, मुगल्स में कह सकते हो मुगल्स का जो सबसे आखिरी स्ट्रक्चर है, मुगल्स ने जो सबसे आखिरी चीज़ बनाई है वो यहाँ पर ये जफर महल ही है। जफर महल बेसिकली एक समर पैलेस, यानी जो मुगल की परिवार हुआ करते थे, मुगल लोगों के परिवार के लिए एक समर पैलेस के तौर पर काम किया करता था। एक समर पैलेस यहाँ पर बनवाया गया था मुगल फैमिलीज के लिए। इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो मैंने जैसे बोला साउथ दिल्ली के मेहरौली में, मेहरौली जो गांव है वहाँ पर यह जफर महल बना हुआ है। इस महल को बनाया गया था किसकी याद में, तो नाम है यहाँ पर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके याद में यहाँ पर बनाया गया था, जो कि एक सूफी सेंट थे। ठीक है। और कई सारे जो मुगल एम्परर्स हैं वो यहाँ पर इनके शिष्य रह चुके हैं, इनको फॉलो करते हुए आए हैं, तो इनके याद में ये जो महल है जफर महल वो बनाया गया। जफर महल जो है दरगाह ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जस्ट बराबर में ही बना हुआ है, तो ये भी यहाँ पर आपको लोकेशन देखने को मिलेगा। ये जो जफर महल है इसकी जो शुरुआत है, इसको बनाने की शुरुआत किसने की थी, अकबर शाह टू ने की थी। ठीक है, किसने की थी, यानी इसको बनाना शुरू किसने किया था, अकबर शाह टू ने, और फिनिश किसने किया, इसको इसका जो काम जो चल रहा था वो खत्म किसने किया, बहादुर शाह जफर ने। और बहादुर शाह जफर आपको पता होगा मुगल एम्पायर के अंदर में एक कह सकते हो आखिरी मुगल थे, आखिरी एम्परर थे ये। ठीक है। तो स्टार्ट अकबर शाह टू से हुआ और बहादुर शाह जफर ने बाकी सारा काम यहाँ पर करवाया, उसको यहाँ पर फिनिश करवाया, और जो नाम इसको जफर महल दिया गया है वो भी बहादुर शाह जफर ने ही दिया है अपने नाम के ऊपर, जफर महल। इस जफर महल के अंदर में 2 कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो कंपोनेंट क्या है, महल, ठीक है, जिसको बनाया गया अकबर शाह टू के थ्रू 18th सेंचुरी में। और जो दूसरा है इसका वो है एंट्रेंस गेट, आगे का जो दरवाजा है, हाथी गेट के नाम से भी उसको जानते हैं, इसको 19th सेंचुरी में बनवाया गया बहादुर शाह जफर टू के थ्रू। जफर महल कॉम्प्लेक्स के अंदर में बहुत सारे सेनोटैफ्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सेनोटैफ्स बेसिकली यहाँ पर इस प्रकार से छोटे छोटे ये देख सकते हो, है ना, ये भी यहाँ पर अलग अलग लोगों की याद में बनवाए जाते हैं। अब जो फेमस फेस्टिवल है ना यहाँ पर, वो एक फेमस फेस्टिवल है जिसको हम लोग फूलों की सैर के नाम से जानते हैं, ये भी यहीं से स्टार्ट हुआ है। इस फेस्टिवल की शुरुआत भी यहाँ पर इसी महल से स्टार्ट हुई है। तो इस महल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल चुकी है। 2 लोगों ने मिलकर बनवाया है, ये भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। शुरुआत किसने की थी, खत्म किसने किया, वो भी आपको क्लियर हो चुका है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है लाइरेट मीटियोर के बारे में। अब जो लाइरेट मीटियोर शावर है ना, ये कह सकते हो एक बहुत पुराना शावर है जो कि यहाँ पर अभी चर्चा में आया है। मीटियोर शावर क्या होता है सब कुछ मैं आगे समझाऊंगा, पहले आप समझो लाइरेट मीटियोर है क्या। नासा के अकॉर्डिंग, जो यूएस की स्पेस एजेंसी है नासा, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो जो यहाँ पर लाइरेट मीटियोर शावर है ना, ये शावर पहली बार कब देखने को मिला था, ये पहली बार देखने को मिला था 687 BC में। 687 BC में यहाँ पर पहली बार ये मीटियोर शावर देखने को मिला था। इसका जो बेस्ट व्यू कहाँ से नजर आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से नजर आता है। नॉर्थ साइड में बेस्ट व्यू देखने को मिलता है। जब बिल्कुल अंधेरा हो तो अंधेरे में आसमान में देखोगे तो आपको इस प्रकार का मीटियोर शावर देखने को मिलेगा। किस प्रकार का, वो यहाँ पर ये है। ठीक है, ये अंतरिक्ष में जो मीटियोर्स हैं वो यहाँ पर मूव कर रहे हैं। तो आप अगर ऊपर देखोगे अंधेरे में तो बिल्कुल इस प्रकार का सिनेरियो जो है वो नजर आता है। ये पृथ्वी पर नहीं कर रहे हैं, अंतरिक्ष में यहाँ पर घूम रहे हैं। ठीक है, इसी को हम लोग मीटियोर शावर के नाम से जानते हैं। मीटियोर शावर बेसिकली कह सकते हो ये जो नाम है ना, इनका किसी स्टार के ऊपर या कॉन्स्टेलेशन के ऊपर पड़ता है। जैसे कि अभी यहाँ पर लाइरेट मीटियोर शावर नाम दिया गया है। ठीक है, जो नया वाला ये मीटियोर शावर चर्चा में ये लाइरेट है। ठीक है, एक बहुत पुराना प्रकार का शावर है जो कि यहाँ पर अभी न्यूज़ में है, लाइरेट मीटियोर शावर। तो लाइरेट नाम कैसे पड़ा इसका, लाइरेट पड़ा है कॉन्स्टेलेशन के ऊपर में। लाइरा नाम का एक कॉन्स्टेलेशन होता है।
अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर कॉन्स्टिलेशन क्या होता है। आपको पता होगा जो सितारे होते हैं अगर वो किसी शेप में लगे हुए हैं लाइन से तो वो कॉन्स्टिलेशन कहलाता है। और ऐसे कई सारे कॉन्स्टिलेशंस हैं हमारे पास में। तो अभी स्टार जैसे यहाँ पर ये काफ़ी ब्राइट वाले स्टार जो दिख रहे हैं और ये एक प्रकार का शेप बना रहे हैं, ये वाला शेप आप देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग लायरिड शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लायरिड शेप। यही है लायरिड कॉन्स्टिलेशन। तो यहीं से नाम इसका पड़ा है लायरिड शावर। ठीक है, ये मीटियोर शार का नाम पड़ा है लायरिड मीटियोर शार। मीटियोर शार क्या होता है वो भी आप समझ गए। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि मीटियोर और मीटियोराइट और मीटियोरॉइड इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये समझाता हूं। यानी जो मीटियोर शार है ये पृथ्वी पर नहीं कर रहे हैं ना, ये अंतरिक्ष में ही यहां पर मूव कर रहे हैं। वो बस खाली आपको एक नज़ारा दिखाई पड़ता है, कभी कभी इस प्रकार का जो शावर है वो नजर आता है। ठीक है, इस वजह से इसको हम लोग मीटियोर शार बोलते हैं। अब देखो होता यहां पर यह है कि अगर हम लोग बात करते हैं ये मीटियोरॉइड, मीटियोर या मीटियोराइट क्या होता है, तो तीनों का बस खाली स्पेलिंग का डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट ये एक ही होता है। अगर मान लो ये एक रॉकी पार्टिकल, एक चट्टान है सपोज, और ये हमारे अंतरिक्ष में है तो इसको हम लोग मीटियोरॉइड बोल सकते हैं अगर ये अंतरिक्ष में है तो। और मान लो ये गिरना स्टार्ट हो गया और हमारी पृथ्वी के पास में आया और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर ये एंटर कर गया, तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करके जब ये एंटर कर जाता है तो उसका नाम बदल देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मीटियोर। ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर हो गया तो मीटियोर कहते हैं। और अगर ये मान लो पृथ्वी पर गिर जाता है, गिरने के बाद में एक जगह रुक जाता है, आप देख पाओगे, तो इसको मीटियोराइट बोला जाता है ये एक ही ऑब्जेक्ट, बस खाली इसकी पोजीशंस चेंज हो रही हैं। जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती है वैसे नाम चेंज होता रहता है। अंतरिक्ष में है तो मीटियोरॉइड, और अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो मीटियोर, और अगर पृथ्वी पर गिर जाता है तो वो कहलाता है मीटियोराइट। समझ गए? तो ये यहाँ पर तीनों के बीच का डिफरेंस होता है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में लॉकबिट रैंसमवेयर के बारे में चर्चा की गई है। अब ये कुछ खास आर्टिकल नहीं है यार, एक ही पेज में आप इसको समझ सकते हो। रिसेंटली यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसके थ्रू यहाँ पे बताया गया है कि जो पहली बार जो मैक डिवाइसेस होते हैं, यानी एप्पल के लैपटॉप, आई मैक या एप्पल के लैपटॉप या फिर एप्पल के डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं, मैक डिवाइसेस को वैसे अगर कोई साइबर अटैक करा जाए तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर उन मैक डिवाइसेस को टारगेट कर पाना। लेकिन रिसेंटली हमने देखा है कि पहली बार जो ये लॉकबिट रैंसमवेयर आपको दिख रहा है ना, ये जो बेसिकली यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है रैंसमवेयर, ये कहीं ना कहीं मैक डिवाइसेस के ऊपर अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, जैसे साइबर अटैक किया जाता है ना, तो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके साइबर अटैक किया जा सकता है। और क्या कर सकता है, अगर कोई व्यक्ति इसको यूज़ करने में एक्सपर्ट है तो वो इस लॉकबिट रैंसमवेयर का यूज़ करके किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम को ब्लॉक कर सकता है, और ब्लॉक करने के बाद में उससे पैसा मांगेगा, और पैसा मांगने के बाद में यहाँ पर उस कंप्यूटर सिस्टम को ओपन कर सकता है। तो एक कह सकते हो कि वसूली का काम किया जा रहा है इस लॉकबिट रैंसमवेयर को यूज़ करके। इसको पहले एबीसीडी रैंसमवेयर के नाम से जानते थे, बट अब इसको लॉकबिट रैंसमवेयर के नाम से जाना जाता है। समझ गए? तो एकदम सिंपल सा आर्टिकल था, कुछ खास नहीं था, बट मुझे लगा ये न्यूज़ में है तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए ना। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है उड़ान 5.0 स्कीम के बारे में। अब ये उड़ान 5.0 स्कीम क्या है आओ समझते हैं। तो हाल ही में जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, इन्होंने उड़ान 5.0 स्कीम को लॉन्च कर दिया ताकि हम आगे की और ज़्यादा कनेक्टिविटी को अपने देश में बढ़ा सकें। और ध्यान रखना, उड़ान की फुल फॉर्म क्या है? उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। हमारा मेन मकसद यह है कि हम जगह जगह एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी कर सकें, हर जगह पर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो सके, ये हमारा मेन मकसद है। इस वजह से इसको नाम दिया गया है उड़े देश का आम नागरिक। ये 5.0 स्कीम है, यानी कि 5वां फेस है। से पहले यानी 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 इस प्रकार के कई सारे फेसेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। ये जो स्कीम है ये 5.0 वाली, इसका मेन फोकस है हम कैटेगरी 2 के ऊपर थोड़ा ज़्यादा जोर दें। 20 से 80 सीट और 80 सीट से ज़्यादा वाली यहाँ पर सीट्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। हमारा ये जो अभी हमने टारगेट है 600 किलोमीटर का पूरा कर लिया है, आगे हम लोग और बहुत बड़े टारगेट को अचीव करने वाले हैं। कहने का मतलब है कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट के माध्यम से कनेक्टिविटी, एयरलाइन के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है ये उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक बेसिकली ये जो उड़ान स्कीम है ये एक रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट का काम करती है। इसका मेन काम है कनेक्टिविटी को बढ़ाना। इस स्कीम का मेन फोकस है जो अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स होते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार ध्यान दो। अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड जो एयरपोर्ट्स होते हैं हमारे देश के, उनको रिवाइव करना, उनको वापस से ठीक करना, उनको वापस से शुरू करना। सवाल यह है कि सर ये अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड का मतलब क्या होता है? देखो, अनसर्व्ड नाम से पता चल रहा है, अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स वो एयरपोर्ट्स होते हैं जहां पर एक दिन के अंदर एक से ज्यादा फ्लाइट नहीं चलती। हमारे देश में कई सारी जगह पर ऐसे अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं जहां पर एक दिन में एक से ज्यादा फ्लाइट जाती नहीं है वहां से, ठीक है, तो कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है। और दूसरे होते हैं अंडर सर्व। अंडर सर्व मतलब यहां पर अभी अंडर सर्व, मैंने उल्टा बता दिया है, ये अंडर सर्व वाला है,
ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया है, सॉरी, आप इसको प्लीज करेक्ट कर लेना। अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स वो एयरपोर्ट्स होते हैं जहां पर कह सकते हो कि एक दिन में एक फ्लाइट चलती है उस एयरपोर्ट से, और अनसर्व मतलब नाम से चला अनसर्व, यहाँ पे कोई भी फ्लाइट नहीं चलती है, यहाँ पे कोई भी फ्लाइट का ऑपरेशन नहीं चलता, कोई भी फ्लाइट नहीं चलती है। तो अनसर्व जहाँ पे फ्लाइट कोई सर्व नहीं करती है, अंडर सर्व मतलब एक फ्लाइट दिन में एक ही फ्लाइट यहाँ से सर्व करती है, एक ही फ्लाइट यहाँ पर चलती है, ऐसे याद रख सकते हो। तो इस प्रकार के एयरपोर्ट्स को यहाँ पे प्रॉपरली डेवलप करने का मेन मकसद है इस उड़ान स्कीम के अंदर में। और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में ये पूरा का पूरा जो उड़ान स्कीम है ये आता है। ठीक है, तो काम क्या इसका मैंने आपको बता दिया, नए नए एयरपोर्ट्स को डेवलप करना, जो ऑलरेडी हमारे पास में एयरपोर्ट्स हैं उनका ऑपरेशनलाइजेशन बढ़ाना, यानी कि वहाँ से ज़्यादा जो फ्लाइट्स है वो चल सकें, और प्रॉपर कनेक्टिविटी को यहाँ पर मेंटेन करना। ठीक है, तो ये एक मेन मकसद यहाँ पर देखने को मिल जाता है। हमारा मेन मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स को, जो छोटे छोटे स्मॉलर टाउन्स के अंदर में, जो छोटे छोटे टाउन है हमारे, उन टाउन के अंदर में जो ये अंडर सर्व और अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर सकें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइव कर सकें, वापस से खड़ा कर सकें। ये हमारा मेन मकसद देखने को मिलता है। फिर अगले आर्टिकल में बात की गई है एक जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई नहीं कह सकते इसको, मॉथ कह सकेंगे, क्या बोलेंगे, मॉथ। मॉथ की एक प्रजाति है जिसका नाम है प्यारोसोमा अरुणाचलेंसिस। तो नाम से देखो, नाम में इसके अरुणाचल है। ठीक है, तो बहुत आसान होगा याद रखना। ये जो नई प्रजाति है ना, इसको अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर किया गया है, और नाम में इसके अरुणाचल आ रहा है, अरुणाचलेंसिस या अरुणाचलेंसिस के नाम से आप जान सकते हो। तो हाल ही में काफ़ी सारे जो रिसर्चर्स हैं तितली ट्रस्ट के, उन्होंने क्या किया है, एक नई प्रकार की मौत की जो प्रजाति है इसको डिस्कवर किया है अरुणाचल प्रदेश से। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर डिस्कवर किया गया है, तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ से डिस्कवर किया गया है। ठीक है, तो ये जो अभी नई प्रजाति है मौत की स्पीशी है, ये कौन से फैमिली को बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है प्यारोसोमो को। ठीक है, ब्राइट कलर की देखने को मिल जाएगी इस प्रकार से। और आपको पता होगा मौत की स्पीशीज इस प्रकार की होती हैं, ना ही तो यहाँ पर ये पूरी तरह से तितली होती है, ध्यान रखना, तितली प्रॉपरली नहीं होती है ये, तो ये पूरी तितली भी नहीं होती हैं, और इनका बेसिकली यहाँ पर नाम जो है मॉथ दिया गया। इस प्रकार के जो इंसेक्ट्स वो नजर आते हैं। और मॉथ ना, इनकी प्रजातियां बहुत सारी हैं, कह सकते हो दुनिया में 1,60,000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से भारत में 12,000 के आसपास प्रजातियां इनकी देखने को मिल जाती हैं। कलर काफ़ी सारे डिफरेंट प्रकार के कलर देखने को मिल जाते हैं इन मॉथ की स्पीशीज़ के, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, पिंक, येलो कलर, कॉमोफ्लाज वाला पूरा का पूरा कलरेज देखने को मिलेगा। ऐसे कई सारे और भी यहाँ पर अलग अलग जो पैटर्न है वो इनके ऊपर नज़र आते हैं। सवाल यहां पर यह है कि आपसे एग्जामिनेशन में तल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी पूछा जा सकता है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, जहां से इस प्रजाति को डिस्कवर किया गया है, इस स्पीशी को डिस्कवर किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, तो ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश में है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कई सारी नदियां गुजरती हैं, जैसे पेंग, सीपू, कारेंग, सुबानसिरी नदी यहां से गुजरती है। यहाँ का जो फॉरेस्ट है, यहाँ पे वो एल्पाइन के जंगल देखने को मिल जाते हैं। प्लस जानवर की बात करें तो क्लाउडेड लेपर्ड, हिमालयन स्क्वायरल, हिमालयन ब्लैक बियर के जैसे जो जानवर है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है 100 फूड स्ट्रीट्स इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स। 100 फूड स्ट्रीट को सपोर्ट किया जाएगा 100 डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हमारा एक बेसिकली यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना 100 फूड स्ट्रीट्स, पूरी गलियों की बात की जा रही है। तो 100 जो फूड स्ट्रीट्स हैं, ऐसा होता है ना कई सारे डिस्ट्रिक्ट में आप देख पाओगे पूरी गली है जहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो फूड हैं वो मिल रहे हैं, है ना, बहुत सारा चाइनीज़ खाना और भी बहुत कुछ यहाँ पर मिल रहा है। उन फूड स्ट्रीट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो 100 फूड स्ट्रीट्स हैं 100 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, उनके लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आया गया है। नाम आपने पढ़ लिया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका मेन मकसद क्या है, एंकरेज करना कि जो फूड प्रैक्टिसेस हैं वो एक सेफ और हेल्दी फूड प्रैक्टिसेस को अपनाएं। जो भी यहाँ पर फूड का बिजनेस कर रहा है उनको यहाँ पर हेल्प करना कि वो फूड प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो सेफली और हेल्दी वे में यहाँ पर उसको मेंटेन करके चल सकें। क्योंकि हमारा मेन मकसद यह है कि फूड बॉर्न से होने वाली, यानी कि फूड से होती हुई, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सेफ्टी को मैनेज नहीं करेगा, अगर वो हेल्दी खाना नहीं बनाएगा, अगर वो खाना बना रहा है, कुछ भी यहाँ पर जो स्ट्रीट फूड है वो आपको मिल रहा है और वहाँ पे हाइजीन बिल्कुल भी नहीं है, साफ सफाई नहीं है, बहुत गंदगी है, तो उससे उस गंदगी से बहुत सारी बीमारियाँ फैलने के चांसेस भी हैं। तो उस बीमारियों को रोकने का काम किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, क्योंकि उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं हम कि वो अपनी जो भी काम कर रहे हैं उसको बिल्कुल हाइजीन तरीके से साफ सफाई के तौर पर करें। ठीक है, तो इस स्कीम को कौन इंप्लीमेंट करेगा, इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू। नेशनल हेल्थ मिशन भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ में मिलकर काम करेगा, उसके बाद में इसको हम लोग लागू करेंगे। प्लस इस पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पे जो हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो भी सपोर्ट करने वाला है। और बोला यह जा रहा है कि कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कुछ पैसा दिया जाएगा
इस इनिशिएटिव के तौर पर जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, इनको यहाँ पे 1 करोड़ रुपए पर फूड स्ट्रीट के हिसाब से दिया जाएगा। यानी जो पूरी फूड स्ट्रीट होगी उसके लिए यहाँ पर उसके डेवलपमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा, 1 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, ताकि जो भी यहाँ पर गंदगी है उसको यहाँ पे खत्म किया जा सकते किया जा सके और जो फूड प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो हेल्दी फूड प्रैक्टिस हो सके, साफ सफाई को यहाँ पर रखा जा सके और फूड से कोई बीमारी ना फैले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके ऊपर ध्यान में रखा जाएगा। ये जो असिस्टेंस दिया जाएगा, ये जो सपोर्ट मिलेगा ना इन फूड स्ट्रीट्स को, ये सपोर्ट कौन देगा? नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर में यहाँ पर ये सपोर्ट दिया जाने वाला है। 2 रेशियो में दिया जाएगा, 60:40 या 90:10 के अंदर रेशियो में यहाँ पर ये जो पैसा है वो दिया जाने वाला है। वो सब FSSAI की कुछ गाइडलाइंस आएंगी, उसके हिसाब से दिया जाएगा। वो गाइडलाइंस वगैरह अभी नहीं आई है तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को लागू करने में इसको इम्प्लीमेंट ही नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू किया जा रहा है। तो नेशनल हेल्थ मिशन क्या है ये जानना भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया था हमारी भारत सरकार ने साल 2013 के अंदर में, और इनका मेन मकसद यही था कि देखो हम अपने यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इंप्रूव कर सकें। नाम से पता चल रहा है इसकी बॉडी के। तो इस बॉडी को बनाया गया था, नेशनल हेल्थ मिशन को बनाया गया था, ताकि हम अपने देश में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उसको प्रॉपरली सभी लोगों तक पहुंचा सकें, सस्ते दाम में पहुंचा सकें और अच्छी फैसिलिटीज़ पहुंचा सकें। ये हमारा मेन मकसद है। खासकर मकसद यह है जो खासकर गरीब लोग हैं या वल्नरेबल सेक्शन है ना, जो लोग यहाँ पर पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, उन तक ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाना। क्लियर हो गया? नाउ ये थे सारे के सारे हमारे आज के आर्टिकल्स। अब फटाफट हम लोग करेंगे आज के प्रीलिम्स रैपिड फायर क्वेश्चंस। तो लाइन से मैं आपको सारे के सारे पहले क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके आंसर्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना। फिर लास्ट में एक साथ सभी के आंसर्स बता दूंगा और आंसर्स को रीमैच करके बताना है। जो भी आपका स्कोर आता है वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर जाना। तो सबसे पहला क्वेश्चन बात करता है इंसुलिन शॉक के बारे में। इंसुलिन शॉक के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इंसुलिन शॉक को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो इंसुलिन शॉक है ये कब होता है? जब बहुत ज़्यादा इंसुलिन हमारी ब्लड के अंदर में हो जाता है, हमारे खून में इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि इट विल लीड टू रेज ग्लूकोज लेवल, यानी इंसुलिन शॉक में क्या होता है कि ग्लूकोज लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या ये सही बात है? तो बताओ कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है आर्टसेंस के बारे में। आर्टसेंस डिवाइस अभी जो हमने पढ़ा था, आर्टसेंस बेसिकली एक डिवाइस है जो हाल ही में न्यूज़ में है। बताओ ये डिवाइस क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए, क्या जो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, ये दोनों सेम हो चुका है कोई बात नहीं, जो मतलब बॉम्ब वगैरह होता है उनको डिटेक्ट करने वाला डिवाइस है, या कार्डियोवास्कुलर जो बीमारियां होती है उनको डिटेक्ट करने वाले डिवाइस है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बात की गई है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के बारे में, दैट इज BCAS के बारे में। तो ये जो बॉडी है इसको लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है ये काम करती है एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट के तौर पर। ये एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो बॉडी है कुछ स्टैंडर्ड्स यानी कुछ गाइडलाइंस वगैरह कुछ नियम कानून लेकर चलती है, और इसका मेन काम क्या है कि जो हमारे इंटरनेशनल और जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं उनकी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान रखना, उनके लिए यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करना। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की गई है NTCWPC के बारे में। तो नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवे कोस्ट, इस प्रकार का सेंटर अभी यहाँ पर बनाया गया है। बताओ कौन से राज्य में ये स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जफर महल के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, जफर महल जो है मुगल्स का एक आखिरी स्ट्रक्चर था जो कि मुगल फैमिली के लिए एक समर पैलेस के तौर पर बनाया गया था। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो पूरा का पूरा जफर महल है, जो पूरा का पूरा यहाँ पर जफर महल, ये जो पूरा एंटायर स्ट्रक्चर है इसको बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है, ये कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की है उड़ान स्कीम के बारे में। तो उड़े देश का आम नागरिक जो स्कीम है, इसको लेकर दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, इस स्कीम के अंदर में हम लोग कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के बारे में बात करते हैं, लेकिन केवल और केवल जो अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स होते हैं उन्हीं को कनेक्ट करने के बारे में चर्चा की जाती है उड़ान स्कीम के अंदर में। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि उड़ान स्कीम को लागू किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है 100 फूड स्ट्रीट्स इन 100 डिस्ट्रिक्ट, जो ये इनिशिएटिव है, इसके रेफरेंस में बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये इनिशिएटिव जो है हमारे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि इस इनिशिएटिव के अंडर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, यानी कि इस इनिशिएटिव के थ्रू कुछ पैसा देने की बात की जाती है। 10 करोड़ रुपए पर फूड स्ट्रीट को यहाँ पर ये प्रोवाइड करने के बारे में चर्चा की गई है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो गाइज ये थे आज के हमारे सारे क्वेश्चंस। आई होप आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। चलो अब मैं आपको लाइन से सभी आंसर्स को बताता हूं, फिर आप रीमैच करके अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। आखिरी क्वेश्चन से आंसर को देखना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया था 100 फूड स्ट्रीट्स इन 100 डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव को लेकर दो स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है ये FSSAI का इनिशिएटिव नहीं है। ये इनिशिएटिव हमारा नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू यहाँ पे लागू किया गया है। मैंने जैसे आपसे बोला था, पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि इस इनिशिएटिव के तहत जो हमारे फूड स्ट्रीट हैं उनको 10 करोड़ रुपए पर फूड स्ट्रीट दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 करोड़ रुपीस की बात की गई है, ना कि 10 करोड़ की। दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था उड़ान स्कीम के बारे में। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट को जब आप देखोगे तो इसमें से सेकंड वाला सही है और पहला वाला गलत है, क्योंकि पहले वाले स्टेटमेंट में लिखा है कि उड़ान स्कीम के अंदर जो कनेक्टिविटी देने की बात करते हैं हम लोग, वो केवल और केवल अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स को कनेक्टिविटी देने की बात करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पता है अनसर्व्ड के साथ साथ जो हमारी अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स होती हैं उसको भी हम लोग कनेक्ट करने के बारे में चर्चा करते हैं। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको समझा ही चुका हूं। उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो उड़ान स्कीम है इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू लागू किया गया है। बिल्कुल सही बात है। दैट इज वाई बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हाल ही में न्यूज में है, बताओ ये कौन से राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश के अंदर यह लोकेटेड है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जफर महल को लेकर। तो जफर महल को लेकर दो स्टेटमेंट्स हैं, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट बोलता है कि यह आखिरी स्ट्रक्चर है जिसको मुगल्स के थ्रू बनवाया गया था। यह बिल्कुल सही बात है, तो पहला स्टेटमेंट हो जाता है करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो पूरा का पूरा जफर महल है वो यहाँ पर बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था, इसको जो बनाने की शुरुआत है वो अकबर शाह 2 ने की थी और ख़त्म यहाँ पे बहादुर शाह जफर ने किया था। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट हो जाता है गलत, पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट, ये कौन से राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, चेन्नई में खासकर। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के बारे में। इसको लेकर दो स्टेटमेंट्स है, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, क्योंकि ये जो बॉडी है ये हमारी सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री में एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट के तौर पर काम करती है और इसका मेन काम है जो हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री है उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। तो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आर्टसेंस डिवाइस को लेकर। तो आर्टसेंस डिवाइस को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये जो डिवाइस है इसका काम है कार्डियोवास्कुलर डिजीज का पता लगाना, यानी कि दिल से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनको डिटेक्ट करने का काम करता है। फिर इंसुलिन शॉक को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पर आपका पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि इंसुलिन शॉक में क्या होता है, ये तभी होता है जब ब्लड में, जब खून में बहुत सारा इंसुलिन हो जाता है। ठीक है, इससे जो ग्लूकोज लेवल है वो यहां पर बढ़ता नहीं घटता है। ठीक है, ये लो ब्लड शुगर वाली कंडीशन है जैसे मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो यहां पर इस वजह से स्टेटमेंट 1 जो है हमारा वो हो जाता है गलत। समझ गए। तो इंसुलिन में हाइपरग्लाइसीमिया वाली सिचुएशन नहीं, हाइपोग्लाइसीमिया वाली सिचुएशन नजर आती है। दैट इज वाई ऑप्शन 1 इज द ओनली करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है, मजा आ चुका है। तो फटाफट बताओ कितने क्वेश्चन सही किए,
कितने गलत किए, और जो गलत किए वो क्यों गलत किए वो भी आपको बताना है। क्या हो गया, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी कहीं पर। तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करने से आपकी एक हैबिट बन जाएगी। तब एग्जाम में क्वेश्चन लगाने बैठोगे तो मज़ा आ जाएगा आप, क्योंकि पहले से 1 साल पहले से एक काम करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, नाउ इसके साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।